अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी तक के जो 8 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनमें हमने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह सीखी। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग में आ जाता है दैट्स गोल्डन रूल्स। वो गोल्डन रूल्स हमने कवर किए। आज के इस लेक्चर में हम एक बुक जो कि प्राइमरी बुक कही जाती है जिसे जर्नल, हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं। इस जर्नल के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, इस चैप्टर की अगर बात की जाए, तो आपके एग्ज़ाम में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में वहाँ पे पूछा जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोई ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें कहा जाएगा कि ये ऐसे एक ट्रांजैक्शन हुई है, आप इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बता दीजिए। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? आप बता दीजिए कि कौन सा अकाउंट है जो डेबिट हो सकता है यहाँ पे, और कौन सा अकाउंट है जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है गाइस। तो एमसीक्यू एग्ज़ाम जो भी कोई होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इस चैप्टर की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती है। और इतना ही नहीं, ये जो जर्नल हम कर रहे हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसी चैप्टर के बेसिस पे हम आगे वाले चैप्टर्स यानी लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हमने बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारे हम इसी जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हम बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जर्नल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बन जाता है। लेकिन जर्नल के लिए खुद जो बेस बनाता है दैट इज़ गोल्डन रूल्स, जो कि गोल्डन रूल्स इससे पहले जो 8 लेक्चर्स आए हैं उनमें मैंने ऑलरेडी आपको गोल्डन रूल्स कवर किया हुआ है। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। क्यों बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बुक जो बनाई जाती है दैट इज़ जर्नल। यहाँ पे एक एमसीक्यू एक ऐसा भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज़ जर्नल। और इस बुक का नाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहा जाता है। इसी बुक में गाइस एक इम्पॉर्टेंट फीचर होती है दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करेंगे, हम इस बुक में एक्टिविटीज़ को या ट्रांजैक्शंस को उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब ये मिस्टर ए के लिए अलग रखेंगे, मिस्टर बी के लिए अलग रखेंगे, कैश का अलग रखेंगे। जर्नल में वो सब नहीं होता है। जर्नल में एक क्रोनोलॉजी फॉलो होती है। दैट मीन्स पहले अगर कैश हम पे कर रहे हैं पहले वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम कैश रिसीव कर रहे हैं फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मैं चेक दे रहा हूँ किसी को फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ फिर वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को ये माइंड में नहीं रखा जाता है कि हमने एक पेज में अलग अकाउंट बनाना है, दूसरे पेज में अलग बनाना है। जर्नल में हम क्रोनोलॉजी, जिस डेट वाइज आप समझ लीजिए, उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं फॉर कैश। एक ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा लेजर अकाउंट इन्वॉल्व होता है। जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया है, इस वाले ट्रांजैक्शन में एक तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है। मशीनरी का नेचर अगर हम देखें तो मशीनरी एक एसेट है, मींस ये रियल अकाउंट है। अगर हम कैश का नेचर देखें, कैश भी एक रियल अकाउंट है, कैश भी एसेट है। तो हम कहेंगे कि इस वाली ट्रांजैक्शन में परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश फॉर ₹1 लाख, इस वाली ट्रांजैक्शन में जो दो लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दोनों का नेचर, दोनों एसेट्स है, दोनों फॉल होते हैं रियल अकाउंट्स में। तो इनकी रियल अकाउंट्स की जो मतलब रियल अकाउंट्स की जो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो रियल अकाउंट्स में फॉल होते हैं, और
और रियल अकाउंट की फॉर्मूला हमने क्या याद रखी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम गाइस मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी कम्स इन है, हम ले रहे हैं। जब हम उसके बदले में कैश पे कर रहे हैं तो कैश गोज आउट है। इसका मतलब है मशीनरी कम्स इन है, कैश गोज आउट है। तो अगर मशीनरी कम्स इन है, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मशीनरी कम्स इन है, हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमने मशीनरी अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और कैश अकाउंट, अगर कैश गोज आउट है तो हमने कैश अकाउंट को क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है गाइज, ओके। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एक फॉर्मेट होता है हर चीज़ का, उसी तरह से जर्नल का फॉर्मेट होता है। मार्केट में जब हम प्रैक्टिकल कहीं पे अकाउंट्स मेंटेन करने बैठे तो वहाँ पे हमें जर्नल एक दिया जाएगा, उसका अब ऑलरेडी फॉर्मेट एक बना होता है। तो ये उसका फॉर्मेट होता है। पहले डेट कॉलम आता है, ये देख लीजिए, पहले डेट कॉलम आता है, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, डेट में हम लिखते हैं हमने किस डेट को ये ट्रांजैक्शन की है। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन का जो मेन निचोड़ होता है, मेन मकसद, मेन क्रक्स जो होता है, दैट मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, और इसका वहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं पर्टिकुलर्स कॉलम में। उसके बाद लेजर फोलियो, दैट मीन्स जो लेजर अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं उन लेजर अकाउंट्स को मुझे लेजर में भी बनाना है, उन अकाउंट्स को लेजर में बनाना है। तो लेजर में वो जहाँ पे अपियर होते हैं वहाँ पे उनका पेज नंबर क्या है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेबिट अमाउंट, जो अकाउंट डेबिट होगा, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, अमाउंट लिखना है। क्रेडिट अमाउंट, जो अमाउंट क्रेडिट होगा, जो अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। मतलब जो ये डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है, ये दो कॉलम्स गाइस, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ये दोनों कॉलम्स अमाउंट के लिए लिखे जाते हैं। डेट के लिए लिखा जाता है, जो लेजर फोलियो है इसमें लिखा जाता है कि जो लेजर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ उसका पेज नंबर। तो एग्जाम के लिए लेजर फोलियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, और उनकी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसे हम नरेशन कहते हैं। हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है इसका, मशीनरी अकाउंट हमने बोला डेबिट, तो डेबिट लिखेंगे। उसके बदले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश। क्रेडिट हम नहीं लिखते हैं सीआर, उसके बदले में हम टू लिखते हैं, ये आप याद रखें। मशीनरी डेबिट हुआ तो मशीनरी के सीधे इसी लाइन में डेबिट कॉलम में 1 लिखेंगे। कैश क्रेडिट हुआ तो कैश वाली लाइन में हम क्रेडिट कॉलम में 1 लिखेंगे। तो नरेशन इसकी क्या है, हमने क्या किया है, हमने मशीनरी परचेज की है, उसके बदले में हमने कैश दिया है, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर गाइस यहाँ तक, चलिए ओके। हमने इसके अलावा आपको न्यू क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बताई थी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन उसमें हमने लेजर अकाउंट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। कौन कौन से उसमें क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हो रही थी उसमें, ये आप देख लीजिए। उसमें क्लासिफिकेशन हो रही थी, एक तो एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, और उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद इनकम या रेवेन्यू कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मशीनरी अकाउंट का, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैश अकाउंट की, तो मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है। इसका मतलब है दोनों यहाँ पे फॉल होते हैं एसेट्स में। तो ये जो क्लासिफिकेशन, मॉडर्न या न्यू क्लासिफिकेशन, या जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, उसके हिसाब से जो 5 हेड्स आ जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, और कुछ बुक्स में रेवेन्यू लिखा है वहाँ पे। ओके
तो ये दोनों मशीनरी और कैश दोनों एसेट्स हैं, इसलिए एसेट्स में फॉल होंगे। तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन जो वहाँ पे दी हुई है एसेट्स में, उसकी फॉर्मूला क्या लिखी हुई है वहाँ पे, एसेट्स के लिए लिखा गया है डेबिट द इंक्रीज। जब भी कोई एसेट हमारा बढ़ जाएगा उसे डेबिट कीजिए, जब भी कोई एसेट कम होगा डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट कीजिए। तो एसेट्स के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फॉर्मूला क्या लिखी हुई है, डेबिट, जो भी इंक्रीज हो रहा है एसेट उसे डेबिट कर लीजिए, जो भी डिक्रीज हो रहा है एसेट उसे क्रेडिट कर लीजिए। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारा जो अकाउंट है मशीनरी अकाउंट एसेट है, मेरे पास पहले मशीन नहीं थी, अब मेरे पास एक मशीन आ गई, मींस मशीन इंक्रीज हो गई, इसीलिए हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश जितना भी मेरे पास था उसमें से 1 लाख निकल रहा है, कम हो रहा है, मींस कैश डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी एसेट डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो क्लासिफिकेशन आपको आसान लग रही हो आप उसके हिसाब से अपनी एंट्रीज कर लीजिए, जर्नल एंट्रीज। क्लियर गाइज? लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, एग्जाम में आ सकता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दूसरी एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, परचेज्ड कंप्यूटर। ये देख लीजिए गाइज आप, परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख। अच्छा, अगर मैं परचेज करूं कंप्यूटर, किससे करूं परचेज? मैंने एक्स एंड कंपनी से परचेज किया। परचेज क्या किया मैंने? कंप्यूटर। किससे परचेज किया? एक्स एंड कंपनी से, लेकिन ऑन क्रेडिट, मतलब मैं यहाँ पे कैश पे नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कैश पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट है, इसका मतलब है कैश अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे फिर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो कंप्यूटर अकाउंट होगा, दूसरा हम परचेज किस से कर रहे हैं? एक्स एंड कंपनी से, दूसरा एक्स एंड कंपनी अकाउंट हो इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स एक कंप्यूटर अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा एक्स एंड कंपनी इन्वॉल्व होगा। ठीक है गाइज? ओके, तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर किस टाइप का अकाउंट है। अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो नेचर ऑफ अकाउंट अगर मैं कहूँ तो जो कंप्यूटर है वो एक एसेट है, तो मैं कहूँगा नेचर अगर देखा जाए कंप्यूटर एक एसेट है। तो अगर मैं एसेट की बात करूं, क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल या नॉमिनल किस में आता है? तो एसेट जो है वो रियल अकाउंट्स में फॉल होते हैं। और रियल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं कंप्यूटर परचेज कर रहा हूं दैट मीन्स कंप्यूटर कम्स इन है। ठीक है गाइज? तो जो भी अकाउंट कम्स इन होगा, जो भी एसेट कम्स इन होगा, वो वाला अकाउंट हमने डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा। हमने पर्सनल अकाउंट में आपसे कहा था 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं इसमें, एक तो नेचुरल पर्सन्स आते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन्स आते हैं, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स आते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड कंपनी, अगर खाली मिस्टर एक्स लिखा होता तो नेचुरल पर्सन था, यहाँ पे एक्स एंड कंपनी लिखा है, मींस किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन है तो पर्सनल अकाउंट ही ना। तो एक्स एंड कंपनी जो है किसी पर्सन का नाम है, लायबिलिटी है ये, तो किस में फॉल होगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम एक्स एंड कंपनी से कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो एक्स एंड कंपनी गिवर बना के रिसीवर बना, एक्स एंड कंपनी बना गिवर, क्योंकि वो दे रहा है। अब आप बोलोगे सर वो रिसीवर बनेगा क्योंकि कैश लेगा, हम तो कैश नहीं दे रहे हैं अभी क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो हम कैश नहीं दे रहे हैं। बदले में वो हमें इनफैक्ट हमें देना होगा कल को, वो उस टाइम देखेंगे जब हम 2 दिन 4 दिन 15 दिन के बाद कैश देंगे, उस टाइम क्या एंट्री होगी वो अलग है। अभी की एंट्री क्या है? जब हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट तो हम कुछ नहीं यहाँ से दे रहे हैं, अभी वहाँ से क्या ले रहे हैं?
एक्सेंट कंपनी से हम कंप्यूटर ले रहे हैं, मीन्स एक्सेंट कंपनी गिवर ऑफ कंप्यूटर बन रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो गिवर बन रहा है इसलिए उसका अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। तो हमने क्या यहाँ पे समझा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, एक तो कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा डेबिट, दूसरा कौन सा अकाउंट, दूसरा इन्वॉल्व हुआ अकाउंट एक्सेंट कंपनी, एक्सेंट कंपनी क्या होगा क्रेडिट। बस ये यहाँ पे एंट्री होगी, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, यही जर्नल एंट्री है। ठीक है। अच्छा, अगर इसी को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से देखें तो क्या होगा वहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, एक तो यहाँ पे है कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से देखें तो सॉरी तो कंप्यूटर एक एसेट है। एसेट के लिए क्या फॉर्मूला है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, जो भी एसेट इंक्रीज होगा उसे डेबिट कर दो, जो भी एसेट डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट कर दो। हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, मेरे पास सपोज 3 कंप्यूटर ऑलरेडी पड़े थे, अब और मैं ला रहा हूं और एक परचेज कर रहा हूं, मीन्स कंप्यूटर मेरे पास बढ़ गए, इंक्रीज हुए, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना है। यहाँ पे वही मैंने लिखा है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। कंप्यूटर हालांकि मैंने परचेज किया, बढ़ गया कंप्यूटर मेरे पास, तो इसे डेबिट करेंगे। और जो एक्सेंट कंपनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमने इनसे परचेज किया उधार, हमने परचेज किया इनसे उधार, फिर से कह रहा हूँ ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी आ गई, कल को जाके हमने इनको कैश पे करना है, तो लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है न्यू क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न अप्रोच में, वही जो एसेट के लिए है उसका उल्टा हमने याद रखना है। एसेट के लिए था डेबिट द इंक्रीज, यहाँ पे है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। तो यहाँ पे हम जब परचेज कर रहे हैं, इससे पहले एक्सेंट कंपनी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब जब हमने कंप्यूटर इनसे परचेज किया, अब हमने कल को जाके इनको पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 1 लाख। इसका मतलब है कंप्यूटर जो हमने परचेज किया उसके बदले में हमारे ऊपर लायबिलिटी कर्जा बढ़ गया। किसका कर्जा बढ़ गया? एक्सेंट कंपनी का। तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, वही हमने याद रखा है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। यहाँ पे बढ़ गई लायबिलिटी तो क्रेडिट करेंगे, तो एक्सेंट कंपनी इंक्रीज क्रेडिट करना है। यहाँ पे क्लियर, एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। आप ऐसे याद रख लीजिए, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह से आपने याद रखना है, टू एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये आप याद रख लीजिए। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन देख रहे हो, उस ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, अगर आपने जर्नल एंट्री करते समय आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस नहीं हुआ, मतलब जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट अगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है। हर ट्रांजैक्शन में जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होना चाहिए। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो इसी तरह से आगे जाके लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फर्दर और कंटिन्यू कराऊंगा। आप खुद से भी अपने हिसाब से देख लीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है गाइस? ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस।